जी जनाब, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। दो रिक्वायरमेंट्स है जी। कंप्यूट क्यूएल्स रेशो फॉर 2021 फॉर द कंपैरिजन विद 2020। ओके, तो रेशोज जो है ना वो कंप्यूट करनी है। कौन सी रेशोज कंप्यूट करने हैं ये भी अभी देख लेते हैं। कीपिंग इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस extracted from the management report provide reasons for the variation in the ratios computed in A above। यानी कि इस साल की जो रेशोज हैं उसमें जो रीजंस हैं वो भी आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन को देखते हैं। 2021 की हमारे पास जो है ना वो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन की, समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें एसेट्स लिखे हुए हैं फिक्स एसेट 550 के, सिर्फ इस साल के दिए हुए हैं, पिछले साल के नहीं दिए हुए। ठीक है, तो मूवमेंट्स वगैरह हमें यहाँ से पता नहीं चलेंगी कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या है, लेकिन जो डाटा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी। करंट एसेट्स इन्वेंट्री है 440 की, ट्रेड रिसीव, ट्रेड डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस। क्रेडिट साइड पे यानी कि लाइबिलिटी साइड पे क्या है जी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, अदर पेबल्स और करंट मैच्योरिटी ऑफ लोन। यानी कि यही वाले जो 350 के लोन है उनमें से 50 के मजीद और भी लोन है जो कि इस साल पे करने हैं, यानी कि टोटल 400 का लोन है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जीपी आ गया, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस हुए, अदर इनकम्स ऐड हुई, 40 की अदर इनकम्स हैं, 40 मिलियन की, फाइनेंस कॉस्ट है और नेट प्रॉफिट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इसमें डाटा में दी है। दीज आर जस्ट फिगर्स। हम आगे चलते हैं। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट रिपोर्ट सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये हेडिंग है जी। इसके नीचे वो चीजें हैं जो कि मैनेजमेंट रिपोर्ट से निकाल के दी गई हैं। रेशियोज फॉर द ईयर 2020, पिछले साल की ये 8 रेशियोज आपके पास मौजूद हैं। जीपी रेशो, इंटरेस्ट कवर रेशो, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, डेटर्स टर्नओवर एंड एसेट टेस्ट रेशो। ये 8 आपकी रेशोज हैं। ये रेशोज आपने डेफिनेटली अब बाकी इस साल के लिए भी कैलकुलेट करनी है। पिछले साल की रेशोज मौजूद हैं। सवाल समझ आ गया है कि 2020 से कंपैरिजन के लिए 2021 की यही वाली रेशोज जो है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है। ये 8 रेशोज हैं, इन सब के फॉर्मूले आपको पता हैं। इसमें सिर्फ एक बात बताऊंगा कि हम जहां पे एवरेज यूज करते हैं, एवरेज डेटर्स वगैरह, वहां पे अगर एवरेज इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो तो फिर हम क्लोजिंग ले लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, फॉर्मूले आपके पास हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है और सारी रेशोज कैलकुलेट कर लेनी है। यानी कि आपने रेशोज कैलकुलेट करनी है, आपके पास करंट और ओल्ड सारी रेशोज मौजूद होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें क्या करना है। अच्छा, सवाल को आगे पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा हुआ जी, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस टेकन ड्यूरिंग द ईयर 2021 आर। ये कुछ 4 बातें इन्होंने बताई हैं जो कि हैं इंफॉर्मेशन जिसको आपने रिलेट करना है रेशोज के साथ। देखिए, रेशोज के दरमियान में कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आप उस कंपैरिजन के ऊपर ये तो बता सकते हैं कि ये बढ़ गई है, पिछले साल से ये कम हो गई है, लेकिन उसकी कुछ रीजंस आप नहीं बता सकेंगे। तो हम लोगों ने जैसे कि पॉइंट बी में उसने कहा है, कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड द रीजन फॉर वेरिएशन इन द रेशोज कंप्यूटेड इन ए अबव। इन 8 रेशोज पे इन 4 बातों का क्या इंपैक्ट होता है हमने ये बताना है। ठीक है, यहां से सवाल जो है वो अब आपके दिमाग के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो गया है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसका जवाब देते हैं। फॉर्मूला की कैलकुलेशंस नहीं है, आपने कोई ट्रीटमेंट्स नहीं करनी है, आपने सिंपल इन 4 बातों को, ये जो लिखी हुई है 1, 2, 3 और 4, इन 4 बातों को आपने रिलेट करना है इन 8 रेशोज के साथ। अभी करेंगे, सारा डिस्कस करता हूं मैं, एक एक करके जरा सिचुएशन पढ़ते हैं। उन्होंने कहा क्यूएल रिन्यूड ए लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विद ए कस्टमर। एक कस्टमर के साथ आपका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, कस्टमर आपसे चीजें परचेज करता है, यानी कि आपने अपने कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। इन द रिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स वर गिवन टू द कस्टमर। उस कस्टमर को आपने एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स दे दी हैं। क्रेडिट टर्म का मतलब होता है उधार का टाइम, यानी कि एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स का मतलब ये होगा कि उसको उधार वापस करने का टाइम जो है वो बढ़ा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हम उसे कहते थे कि तुम अगर हमसे उधार पे चीजें लोगे, तुम हमसे क्रेडिट पे चीजें लोगे तो 15 दिन के अंदर तुमने हमें वापस पे करना है। लेकिन
अब हमने उसको बढ़ा के फॉर एग्जांपल 40 कर दिया है, 50 कर दिया है, 60 कर दिया है। तो पहली बात उन्होंने ये बताई है कि कस्टमर्स के साथ हमने क्रेडिट टर्म जो है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। दूसरा, ए मेजर सप्लायर एग्रीड टू रिड्यूस द प्राइस बाय 10% ऑन द कंडीशन ऑफ कैश परचेज ओनली। जो आपका सप्लायर था उसने कहा 10% तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम आओ, पैसे दो और सामान लेकर जाओ। दिस रिडक्शन हेल्प्ड क्यूएल to avoid increase in the prices of its product despite increase in price by the customers, by the competitors। यानी कि आपके QL के जो competitors हैं उनको तो सारी बात है वो उधार पे चीजें लेने के आदी थे, तो वो उधार पे चीजें लेते थे, उनको महंगी पड़ती थी, तो जब वो उसको यूज करके कोई चीज बनाते थे वो महंगी बेचते थे। सारी बात है लॉस में थोड़ी बेचने के लिए कोई बंदा को काम करता है। तो उसने ये कहा है कि 10% आपकी कैश परचेजेस होंगी। अब इससे जरा इम्पैक्ट वगैरह अभी हम देखेंगे, पहले आप रेशोज एक दफा कैलकुलेट कर लें और ये हम लोग ये सवाल जरा पढ़ लें, बड़ा मजे का सवाल है। इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल डिमांड वर मेट बाय मेकिंग ए शेयर इशू। आपका वर्किंग कैपिटल डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो आपने उसको मेंटेन करने के लिए इशू किए हैं शेयर्स। ए पार्ट ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम द इशू वर आल्सो यूज्ड टू प्रीपे ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। यानी कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म लोन था, इसका सिग्निफिकेंट पोर्शन आपने प्रीपे कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा तेजी से अपने लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं वो पे कर रहे हैं। और चौथी बात है, क्यूएल डिस्पोज्ड ऑफ इट्स मेन वेयर हाउस इन द लास्ट मंथ। आखिरी महीने में अपना एक एसेट ही बेच दिया और 25 मिलियन का गेन भी हासिल हुआ। द सेल प्रोसीड्स आर टेम्परेरीली इन्वेस्टेड इन ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। थोड़ी थोड़ी विंडो ड्रेसिंग की बू आ रही है कि आपने लास्ट मंथ में जाके एक ऐसी ट्रांजेक्शन की है जिससे आपके प्रॉफिट एकदम से बहुत बढ़ गए, 25 मिलियन का आपको गेन हुआ है, ठीक है। और लास्ट मंथ में जो वेयर हाउस जो है वो आपने किया है। मैं थोड़ी थोड़ी सी बू इसलिए कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि इन्होंने जानबूझ के, इनकी नीयत खराब थी कि इन्होंने प्रॉफिट ज्यादा दिखाने थे तभी वेयर हाउस बेचा, लेकिन इसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो बहुत बढ़ गए। तो ये 4 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी, कस्टमर को आपने कहा कि लेट पैसे दे दिया करना। दूसरी स्टोरी, सप्लायर ने आपको कहा कि पैसे फौरन दो, लेकर जाओ, सस्ता मिलेगा। तीसरा, आपने पैसों की कमी को पूरा करने के लिए शेयर्स इशू किए। और चौथा, आपने पैसों की कमी को पूरा करने के लिए अपना वेयर हाउस भी बेचा आखिरी मंथ में। तो अब आप ऐसे करें कि इस वीडियो को पॉज करें और ये 8 रेशोज कैलकुलेट करें। जब आप ये 8 रेशोज कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आपने इस वीडियो को कंटिन्यू करना है, जिसमें मेरे सामने यहाँ पे वो 8 रेशोज लिखी हुई नजर आ रही होंगी। और आपने फिर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, ये जो पार्ट बी है इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर कैसे बनेगा। तो ये जनाब हमारे पार्ट 1 के आंसर्स हैं। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आपके सामने है, 250 ग्रॉस प्रॉफिट है ये वाला, और 2150 आपके पास सेल्स हैं। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट है आपके पास 162, और सेल्स आपको पता है कि आपकी 2150 की 2150 आपने यहाँ पे लिख दिया, ये कैलकुलेशन हो गई। इंटरेस्ट कवर जो होता है वो आपको पता है वही होता है कि साल में आप कितनी दफ़ा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो आपके पास 162 का प्रॉफिट था, उसमें 35 का इंटरेस्ट ऐड करें तो आपके पास टोटल अमाउंट बन जाती है। डिवाइड करें 35 से, तो इसका मतलब है कि आप 2.4 टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। जितना अभी है उसका 2.4 टाइम्स आप पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। रिटर्न ऑन नॉन करेंट एसेट्स, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, एसेट टेस्ट, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके पास है, आपने इसको देख लिया। अब जो करना ये है वो है कि पार्ट बी को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन पार्ट बी, और आप सबसे पहले 1 बाय 1 सारी रेशोज के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो रेशो नंबर 1 जो है वो हमारे पास कौन सी है, जीपी मार्जिन, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर कौन कौन सी चीजों का इम्पैक्ट होता है, हर वो चीज जिससे आपकी सेल्स इम्पैक्ट होती है, जिससे आपका प्रॉफिट इम्पैक्ट होता है, जिससे आपके पेबल्स इम्पैक्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स इम्पैक्ट होती है, परचेजेस इम्पैक्ट होती हैं, वो सारे के सारे आपके जीपी को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसा करेंगे तकरीबन 5-5 या 6-6 लाइंस छोड़कर हर एक के रेशो का नाम यहाँ पे लिख दें, 5-5 या 6-6 लाइंस छोड़ दें। और उसके बाद क्योंकि आपको हर रेशो की रीजंस आइडेंटिफाई करने का तकरीबन 1 नंबर मिलेगा, तो शायद 5-6 भी ज्यादा रोज हैं, आपने 3 या 4 रोज जो हैं वो छोड़ दें और उसके बाद सारी रेशोज की जो है ना वो अमाउंट बता दें
यहाँ पे कि वो क्या आ रही है। तो सबकी हेडिंग्स दे दी है। अब वन बाय वन हम इन चार जो सिचुएशंस हैं इनको पढ़ेंगे और हर सिचुएशन का हर रेशो के ऊपर इम्पैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि QL रिन्यूड ए लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो उसको एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स मिल गई। ठीक है जी, तो ये जो कस्टमर को एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स मिल गई हैं इसका मतलब है कि अब कस्टमर हमें देर से पे किया करेगा। जब कस्टमर हमें देर से पे किया करेगा इसका मतलब ये है कि ये जो डेटर्स का टर्नओवर है ये इंक्रीज हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि जो डेटर्स का टर्नओवर पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब डेटर लेट पेमेंट किया करेंगे, और ऑन दी अदर हैंड डेटर्स का टर्नओवर रेशो जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो देखें यही इंपैक्ट हमें डेटर्स टर्नओवर रेशो में नजर आएगा कि डेटर्स टर्नओवर रेशो 2020 में थी 7.3 टाइम्स, अब कस्टमर से हमें 6.1 टाइम्स ही पेमेंट रिसीव होती है। ठीक है, यानी कि डेटर्स टर्नओवर का मतलब यह है कि साल में कितनी दफा डेटर बनकर खत्म होते हैं, कितनी दफा डेटर्स जो हैं वो कैश में कन्वर्ट होते हैं। तो 6.1 टाइम्स 2021 में है, यानी कि कम हो गई है। इसका मतलब यह है कि डेटर का टर्नओवर पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी कि हमने कस्टमर को एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जो है वो कर दिया। दूसरा इसका जो इम्पैक्ट आ सकता है वो इस चीज पे आ सकता है कि आपकी सेल्स बढ़ गई है। ठीक है, और इस सेल्स के बढ़ने से आपका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, पहले 3.9 था अब 7.5% हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा सेल्स हो रही हैं, क्योंकि जब हम उसे एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म देते हैं तो वो उसकी सेल्स इंक्रीज होती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग इस हर चीज का एक इम्पैक्ट जो है वो निकाल के इस पे डाल सकते हैं। आगे चलते हैं जी दूसरी एडजस्टमेंट की तरफ, विच इज ए मेजर सप्लायर एग्री टू रिड्यूस द प्राइस बाय 10% ऑन द कंडीशन ऑफ कैश परचेज। दिस रिडक्शन हेल्प द QL to avoid increase in prices of his products despite increase in prices by the competitors। जब आप एक चीज को रिड्यूस करके बेच रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कम हो जाएगी। 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके GP मार्जिन में बेनिफिट आएगा। देखें 9.5 से 11.6 पे चला गया है। तो एक तो रीजन हम लोग इस हेडिंग में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट वाले के अंदर कि 10% का डिस्काउंट हमें मिल गया है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर, तो हमारी GP इंक्रीज कर गई और इसी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट में भी इंपैक्ट आएगा कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है क्योंकि आपको कस्टमर्स आपको सप्लायर की तरफ से परसेंटेज डिस्काउंट मिला है। इसका दूसरा इंपैक्ट जो ट्रांजैक्शन है इसका दूसरा इंपैक्ट आपका पड़ेगा कि आपको कैश की परचेजेस करनी पड़ेगी। अब कैश की परचेजेस करने का मतलब यह है कि आपके पेबल्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो पेबल आपके जब कम होंगे तो आपकी करंट और आपके करंट एसेट जो हैं वो कम हो जाएंगे। एसिड टेस्ट रेशो के ऊपर आपका इंपैक्ट आना चाहिए। तो अगर आप गौर से देखें तो एसिड टेस्ट रेशो भी 0.9 से 2.03 हो गई, इंक्रीज हो गई। कुछ और चीजें भी होंगी ना इसमें, लेकिन अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो पेएबल हमारे कम हो गए हैं कैश परचेजेस की वजह से। पहले तो हम लोग क्रेडिट परचेजेस किया करते थे, तो अब हमने कैश परचेजेस करनी शुरू कर दिए। अच्छा जी, इसका इंपैक्ट और किस जगह पे आ सकता है? हमारे पेबल्स कम हुए हैं तो हमारे क्रेडिटर्स का जो पेमेंट पीरियड है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड भी यहाँ पे हमारे पास है 55.1, तो 55.1 जो है पिछले सालों का क्रेडिटर पेमेंट पीरियड जो है वो कम हो गया है, छोटा हो गया है, क्योंकि मेजोरिटी हमारे क्रेडिटर्स हैं हम उनको फौरन ही पे कर देते हैं, हम क्रेडिटर राइज नहीं करते, क्योंकि हम 10% हमने बेनिफिट हासिल करना है तो कैश डिस्काउंट हासिल करने के लिए हम फौरन पेमेंट करते हैं। तो इन चीजों का इंपैक्ट जो है वो कहाँ पे है, तो आपने इसको फाइंड आउट करना है कि हर चेंज का इंपैक्ट कौन कौन सी रेशो पे होता है, और फिर उसके बाद आप रेलिवेंट रेशो में जाकर उसको एक्सप्लेन कर दें। तो चलें ऐसे करते हैं, हम इसकी बात करते हैं। ये जो पहला हमारा
जो इम्पैक्ट था उसमें ये था कि कस्टमर से आपका कॉन्ट्रैक्ट आया है, उसकी वजह से उसको ज्यादा जो है वो बड़ा क्रेडिट टर्म मिल गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा वो डेटर टर्नओवर पे आएगा और दूसरा आपका इसका इम्पैक्ट जीपी के ऊपर आएगा। इस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं कि आपको डिस्काउंट मिला है, आपका इसमें जीपी पे इम्पैक्ट आएगा, एनपी पे इम्पैक्ट आएगा, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट कवर पे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पे इम्पैक्ट आएगा? जी नहीं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पे भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल डिमांड्स आर मेट बाय मेकिंग ए शेयर इशू। जब आप शेयर इशू करते हैं तो आपका कैपिटल इंक्रीज होता है, साथ में आपका कैश भी इंक्रीज हो जाता है, तो आपकी करंट एसेट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आएगा। तो इस तरीके से आपकी ये जो इम्पैक्ट है ये आप कैलकुलेट करेंगे। क्यूएल डिस्पोज ऑफ इट्स मेन वेयर हाउस, ले जनाब वेयर हाउस बदल दिया, आपका रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा क्योंकि आपने एसेट्स बेच दिए। दूसरा इसका इम्पैक्ट जो है वो ये आएगा कि आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं कहीं पे, तो आपकी जो है वो जो करंट एसेट्स हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो इंक्रीज हो जाएंगी। तीसरा ये है कि आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने वेयर हाउस डिस्पोज ऑफ किया है। तो अब अगर हम इसका सोल्यूशन की तरफ जाएं तो आपको सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हुई नजर आएंगी। तो इंटरप्रिटेशन के अंदर आपने सोचना है, उसके लिए आपकी अकाउंटिंग की सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि यार एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा है, यानी कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है और वो इम्पैक्ट किधर से आ रहा है। उसके लिए इस तरह के क्वेश्चंस के सोल्यूशन और इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल वन बाय वन हम चलते हैं जी। पहली चीज, जीपी रेशो में उसने कहा है कि रिडक्शन इन द कॉस्ट ड्यू टू डिस्काउंट बाय द मेजर सप्लायर। मेजर सप्लायर जब आपको डिस्काउंट देगा तो उससे आपकी जीपी कम हो जाएगी। नेट प्रॉफिट के अंदर उसने कहा कि क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हुआ है इस वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर हुआ है। पहली रीजन तो ये है, डिस्काउंट मिल गया ना मेजर सप्लायर से। दूसरा, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। क्यों सेल्स वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ है? आपने एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स जो है वो दी है और आपने प्राइसेस भी इंक्रीज नहीं की। डिस्पोजल फ्रॉम द वेयर हाउस के जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे ऐड हुआ है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी जो है वो आपका कम हो गया क्योंकि आपने बहुत हैवी पेमेंट्स की हैं। इंटरेस्ट कवर रेशो की बात करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई है क्योंकि आपने बहुत हैवी पेमेंट्स अभी की है। आपने जब शेयर इशू किए तो आपने उन शेयर्स के प्रोसीड से काफी सारी लोन जो है वो रिपे किए हैं और आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट कवर इंपैक्ट हुआ है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के ऊपर किस चीज का इंपैक्ट हुआ है? सेल्स वॉल्यूम के इंक्रीज होने का। आपने सेल्स हासिल की है, एक्सटेंडेड सेल्स हासिल की है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मौजूद थी। रिटर्न ऑन द नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर आपका जो रिटर्न है वो इस वजह से है कि एक तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है तो न्यूमरेटर जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है 197 और आपने कुछ वेयर हाउस डिस्पोज भी कर दिए, यानी कि डिनोमिनेटर भी आपने पिछली दफा से कम कर दिया है, आपने वेयर हाउस डिस्पोज कर दिया है तो जिसकी वजह से ये परसेंटेज बढ़ गई। डेटर्स टर्नओवर की बात करते हैं। ड्यू टू एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफर टू द न्यू कस्टमर, डेटर टर्नओवर जो है वो आपका इंपैक्ट हुआ है। आपने क्रेडिट पीरियड जो है उसको बढ़ा दिया है। ये बात हम कर चुके हैं कि डेटर टर्नओवर पीरियड जो है वो कम हो गया है, सॉरी वो बढ़ गया है और डेटर टर्नओवर कम हो गया है। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, कैश परचेजेस फ्रॉम ए मेजर सप्लायर टू अवेल डिस्काउंट्स, तो पेमेंट पीरियड जो है वो अब आपका कम हो गया है क्योंकि आप जल्दी आप पेमेंट कर देते हैं। और एसिड टेस्ट रेशो में क्या इंपैक्ट आया है? ड्यू टू फंड जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ वेयर हाउस, आपका करंट एसेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए यानी कि कैश, और डिक्रीज इन पेबल्स ड्यू टू कैश परचेजेस, और वो जो आप लोग इसमें से माइनस करते होते हैं एसिड टेस्ट की कैलकुलेशन में करंट लायबिलिटीज वो भी कम हुई हैं क्योंकि अब आपके पेबल्स नहीं है, अब आप परचेजेस जो है वो कैश पे कर रहे हैं 10% डिस्काउंट हासिल करने के लिए। तो ये चीजें हैं जो आपस में इंटरलिंक करके तो एग्जामिनर ने आपको बताई है कि यार इसको इस तरीके से करना था, इसको इस तरीके से करना था। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा, और इसका आंसर है कि आपने इस तरह के सवाल को कम से कम 2 से 3 दफा रीड आउट करना है कि एग्जामिनर कौन कौन सी बातों को कहां कहां पे लिंक करता है। मेरा अपना ये मानना है कि एक बड़ा मजे का सवाल है और एग्जामिनर इसको फ्रीक्वेंटली टेस्ट कर सकता है इस तरह के माइंडसेट के साथ,
कि आपसे पूछा जाए कि इसको जरा इंटरप्रेट करके बताओ कि ये कहाँ पे इंटरप्रेट हो रहा है और ये कहाँ पे लिंक हो रहा है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।